दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल रौनक राव साइंस क्लासेज में। मैं हूं रौनक। आज आपको पढ़ाऊंगा उदासीनीकरण अपक्रिया के बारे में। इससे पहले एक बात कहूंगा, जितने लोग भैया वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को अंत तक देखेंगे। इस वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी हर वीडियो जैसे मैं अपलोड करूँगा आपके मोबाइल में मैसेज के रूप में चला जाएगा। और एक बात और कहूँगा भैया, वीडियो को आप लोग अंत तक देखेंगे और थोड़ा सा मन लगा के पढ़ेंगे तो वीडियो पक्का समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आपको ले चलते आपके अपने टॉपिक पर, जिसका नाम है उदासीनीकरण अपक्रिया। इसके बारे में हम बताएंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप लोग ध्यान देंगे तो पक्का समझ में आएगा। दोस्तों, आपको बताते हैं उदासीनी अपक्रिया के बारे में। चलिए, कह रहा है कि उदासीनीकरण अपक्रिया किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिए कि जब अम्लों और क्षारों की, कह रहा है कि जब अम्लों और क्षारों की परस्पर अपक्रिया होती है तो लवण और जल बनता है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। कह रहा है कि जब अम्लों और क्षारों की, कह रहा है जब अम्लों और क्षारों की परस्पर अपक्रिया होती है तो लवण और जल बनता है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, इसी क्रिया को हम उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया को भैया, ध्यान दीजिएगा आप लोग। कह रहा है कि जब अम्लों और क्षारों की परस्पर अपक्रिया होती है तो लवण और जल बनता है। इसी क्रिया को हम उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। आपको हमने बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि जब भी आपका लवण जहाँ बनेगा वहाँ पे जल जरूर बनेगा, और जब हम अम्ल और क्षार की परस्पर अपक्रिया कराते हैं और हमारा क्या बनता है, लवण और जल बनता है। इसी अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। चलिए, इसके सूत्र के बारे में आपको बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों, कह रहा है कि अम्ल और क्षार की जब क्रिया होती है आपका क्या बनता है, लवण तथा जल बनता है। आपका लवण अम्ल क्या होता है, अम्ल जानते हैं आप लोग, HCl होता है, प्लस लवण क्या होता है, NaOH। जब क्रिया होगी तो आपका क्या बनेगा, NaCl, जो आपका क्या है, ये आपका लवण है, तथा बन गया आपका H2O जल। यही एक क्रिया क्या है आपकी, यही उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। इसी अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। चलिए दोस्तों, इसके आगे आपको बताते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत मज़ा आएगा। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं इसके आगे क्या है। चलिए दोस्तों, आपकी अगली हेडिंग क्या, उदासीनीकरण ऊष्मा। उदासीनीकरण ऊष्मा किसे कहते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा कि आपको उदासीनीकरण ऊष्मा के बारे में बताएंगे। क्या कह रहा है कि तनु विलयन में 1 ग्राम तुलनांक अम्ल को 1 ग्राम तुलनांक क्षार उदासीन करने पर जो ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसे हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कह रहा है कि तनु विलयन में 1 ग्राम तुलनांक तथा अम्ल के 1 ग्राम तुलनांक क्षार उदासीनी करने पर जो ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसे हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं भैया, उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। चलिए, इसकी हम परिभाषा लिख देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ये दोस्तों, आपको इसकी परिभाषा लिख दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तनु क्या है कि उदासीनीकरण ऊष्मा क्या है, तनु विलयन में 1 ग्राम तुलनांक अम्ल को 1 ग्राम तुलनांक क्षार उदासीनी करने पर जो ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसे हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए कि तनु विलयन में 1 ग्राम तुलनांक अम्ल को 1 ग्राम तुलनांक क्षार
उदासीन करने पर जो ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसे हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इसके आगे एरो बना के आप लोग लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा। आपको एरो बना के लिखना है कि ऐसे एक ठो एरो बना लीजिएगा कि जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की उदासीनीकरण किया जाता है तो 13.7 किलो ऊष्मा उत्सर्जित होती है। क्या कितना ऊष्मा उत्सर्जित होती है भैया? जब भी आप प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की उदासीनीकरण क्रिया कराएंगे तो उससे क्या होगा? 13.7 की क्या होगा? 13.7 किलो की क्या होगी? ऊष्मा उत्सर्जित होगी। कितने की? 13.7 किलो की ऊष्मा उत्सर्जित होगी। चलिए एरो बना के लिख लीजिएगा, आपको लिख के बताते हैं। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि कह रहा है कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की उदासीनीकरण किया जाता है तो उसमें 13.7 किलो ऊष्मा क्या होती है? उत्सर्जित हो जाती है। 13.7 किलो ऊष्मा उसमें भैया उत्सर्जित होगी। चलिए इसके आगे बताते हैं, वीडियो में बने रहिएगा, बहुत मजा आएगा भैया, आप लोग केवल वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए दोस्तों दूसरा एरो बना के लिखिएगा। कह रहा है कि जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार पर प्रबल क्षार तथा दुर्बल क्षार की उदासीनीकरण करने पर तो क्या करने पर ऊष्मा का मान -13.7 KCl होता है। क्या होता है? KCl होता है। किसका मान होता है? ये जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार तथा प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार का उदासीनी करने पर क्या प्राप्त होता है? उसका ऊष्मा का मान -13.7 प्राप्त होता है। सब वही प्राप्त होता है, लेकिन भैया वहाँ पे प्लस रहता था, यहाँ पे क्या होगा? क्या प्राप्त होगा आपको? यहाँ पे माइनस प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? माइनस प्राप्त होगा। चलिए हम आपको लिख दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। आइए आपको बताते हैं लिख के। चलिए दोस्तों कह रहा है कि जब प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार या प्रबल क्षार तथा दुर्बल अम्ल को उदासीन करने पर ऊष्मा का मान -13.7 KCl कम हो जाता है। वहाँ पे हम के लिखे थे भैया, वहाँ पे पिछले वाले में जो आपको बताए हैं, क्या उसका मान क्या होता है? 13.7 के बताया वहाँ पे किलो, वहाँ पे KCl बना लीजिएगा, थोड़ी सी मिसिंग हो गई तो वही आप बना लेंगे वहाँ पे KCl। तो वही कह रहा है कि जब प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार या प्रबल क्षार तथा दुर्बल अम्ल का उदासीनीकरण करने पर ऊष्मा का मान -13.7 KCl क्या हो जाता भैया? कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है? -13.7 KCl भैया आपका मान कम हो जाता है। चलिए इसके आगे आपको इसकी अभिक्रिया बता दे रहे हैं। जैसे NaOH प्लस HCl जब क्रिया कराएंगे आपका बनेगा लवण NaCl प्लस H2O। तो इसमें कितना कमी हो गया भैया? इसमें -13.7 KCl की कमी हो गई। कितने की कमी हो गई? -13.7 KCl की कमी हो गई। जैसे अगला क्रिया है 2KOH प्लस H2SO4 से जब अब क्रिया होती है तो आपका बनेगा K2SO4 प्लस 2H2O। और इसमें कितने की कमी होती है? इसमें भी 13.7 KCl की कमी होती है। कितने की? इसमें भी -13.7 KCl की कमी हो जाती है। चलिए इसके आगे आपको बताते हैं लवण के बारे में। लवण क्या है? लवणों का वर्गीकरण के बारे में बताएंगे। केवल आप लोग वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं। आइए दोस्तों लवण के बारे में बताते हैं। लवण क्या है आपका? लवण के बारे में ध्यान दीजिएगा कि जैसे किसी अम्ल तथा क्षार का उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? कह रहा है किसी अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को हम क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। जो आपका अम्ल तथा क्षार का उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, जो उससे प्राप्त आयनिक ठोस को क्या कहेंगे? हम लवण कहेंगे। चलिए आपको बता देते हैं लिख के, ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों हमने आपको बताया, कह रहा है
किसी अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को लवण कहते हैं। देखिए जैसे NaOH प्लस क्रिया होगी HCl से, तो आपका क्या प्राप्त होता है? NaCl प्लस H2O। ये आपका क्या भैया? यही आपका है लवण, ये आपका जल। जहाँ पे लवण बनेगा वहाँ पे आपका जल कन्फर्म बनेगा। ये आप लोग कभी नहीं भूलिएगा कि जहाँ पे आप लवण बनाएंगे वहाँ पे आपका जल जरूर बनेगा। तो वही कह रहा है, किसी अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को हम क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। एरो बना के लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एरो बना के लिखिएगा भैया आप लोग कि एरो बना के लिखिएगा कि जब लवण को जल में घोलते हैं तो वह अपने आयनों में क्या होता है? वियोजित हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? वियोजित हो जाता है। क्या कह रहा है कि जब लवण को जल में घोलते हैं तो वह अपने आयनों में वियोजित हो जाता है, और फिर क्या होता है? वियोजित हो जाता है। फिर क्या कह रहा है? तथा धन आयनों है ना, धन आयनों को क्या करता है? क्षारी और ऋणायन को क्या कर देगा भैया? जब आपको एक क्षारी बना देगा, ऋणायन को बना देगा भैया अम्लीय बना देगा। अम्लीय मूलक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि जब लवण को जल में घोला जाता है, यानी कि जब भी आपको लवण जो है जल में घोला जाएगा तो क्या होता है? वह अपने आयनों में क्या होता है? वियोजित हो जाता है। यानी कि वियोजित मतलब बिखर जाता है, तथा उसमें जो धन आयन होंगे उसको क्षारी, तथा जो ऋण आयन में वियोजित होगा उसको अम्लीय मूलक कहते हैं। जो धन आयन होगा उसे क्षारी, तथा जो ऋण आयन होगा उसे कौन सा मूलक कहेंगे? अम्लीय मूलक कहते हैं। चलिए अगली हेडिंग आपकी है लवणों का वर्गीकरण। ध्यान दीजिएगा, लवणों का वर्गीकरण आपको आज बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं लवणों का वर्गीकरण। कह रहा लवणों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित किसमें? 6 भागों में बांटा गया। कह रहा है कि जो लवण है आपके, ध्यान दीजिएगा, लवणों को निम्न 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में भैया? 6 भागों में। उन 6 भागों में पहली हेडिंग है क्या? सरल लवण। पहली हेडिंग क्या है भैया? सरल लवण। इसके बारे में ध्यान दीजिएगा, सरल लवण किसे कहते हैं? कह रहा है कि वह लवण जिसमें विस्थापनी या OH माइनस ही होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सरल लवण कहते हैं। यानी कि वह लवण जिसमें विस्थापनी H प्लस आयन या OH माइनस आयन ही होता है उसे हम कौन सा लवण कहते हैं? सरल लवण कहते हैं। कौन सा लवण कहते हैं उसे हम सरल लवण कहते हैं। क्या क्या है? जिसमें विस्थापनी क्या हो जाएगा? H प्लस आयन तथा OH माइनस आयन हो जाएगा, उसे हम कौन सा लवण कहेंगे भैया? उसी को हम कहेंगे सरल लवण कहते हैं। चलिए हम लिख के बताते हैं सरल लवण के बारे में। ध्यान दीजिएगा कि सरल लवण के बारे में एक बार फिर से देख लीजिए। वह लवण जिसमें विस्थापनी H प्लस आयन तथा या OH ही होता है उसे हम क्या कहते हैं? सरल लवण कहते हैं। जैसे देख लीजिए क्या है, जैसे में आपका NaCl है और KOH है और NaNO3 है और आदि कर लीजिएगा। आदि में बाकी सब आ जाएंगे। ये NaCl, KOH, NaNO3 इन सब में क्या होगा? विस्थापनी या तो H प्लस आयन होगा या फिर OH माइनस आयन ही होता है। इसे हम क्या कहेंगे? इन सबको हम कहते हैं
सरल लवण। सरल लवण यही है भैया आपके। अगली हेडिंग भैया आपकी है अम्लीय लवण किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा अम्लीय लवण के बारे में। अम्लीय लवण, अम्लीय लवण क्या होते हैं आपको इसके बारे में बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। और आपको आज हम 3 आज बताएंगे, 3 अगले वीडियो में बताएंगे अम्लों का वर्गीकरण के बारे में। आज 3 हेडिंग इसकी अम्ल का वर्गीकरण के बारे में बताएंगे। इसके बाद ये अम्लीय है, इसके बाद आपका एक और है जिसका नाम है क्षारीय। चलिए अम्लीय के बारे में देख लीजिए, अम्लीय लवण क्या है, ध्यान दीजिएगा। अम्लीय लवण के बारे में कह रहा है कि वह लवण जिसमें विस्थापन H+ आयन होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, उसी को हम कहते हैं अम्लीय लवण। जिसमें केवल क्या होगा भैया, H+ आयन होगा विस्थापन आपका, उसे हम कहेंगे अम्लीय लवण। कौन सा, कह रहा है कि वह लवण जिसमें विस्थापनी H+ आयन होता है उसे हम कौन सा लवण कहते हैं, उसे भैया हम अम्लीय लवण कहते हैं। क्या कहते हैं, वह लवण जिसमें विस्थापनी H+ आयन होता है उसे हम कौन सा लवण कहते हैं, अम्लीय लवण कहते हैं। जैसे चलिए एक बार फिर से देख लीजिए, वह लवण जिसमें विस्थापनी H+ आयन होता है उसे हम कौन सा लवण कहते हैं, अम्लीय लवण कहते हैं। जैसे आपके कौन कौन से हैं देख लीजिए, NaHCO3, KHCO3, NaHSO4 आदि। ये सब भैया क्या हैं आपके, ये सब हैं आपके क्या, अम्लीय लवण। चूंकि ये केवल H+ आयन ही देते हैं, कौन सा देंगे ये केवल H+ आयन ही देते हैं, इसलिए ये कौन से लवण भैया, ये अम्लीय लवण है। चलिए अगली हेडिंग आपकी क्या है, अगली हेडिंग भैया आपकी है क्षारीय लवण। क्षारीय लवण के बारे में देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। क्षारीय लवण किसे कहते हैं, हेडिंग डाल लीजिए, क्षारीय लवण। क्षारीय लवण किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा कि वह लवण जिसमें विस्थापनी OH- आयन होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्षारीय लवण कहते हैं। यानी कि अम्लीय में H+ था तो इसमें क्या होगा, OH- होगा। कह रहा वह लवण जिसमें विस्थापनी OH- आयन होता है उसे हम क्या कहते हैं भैया, उसे हम कहते हैं क्षारीय लवण। क्षारीय लवण कहते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे क्या है, जैसे KOH, NaOH, MgOH का होल ट्वाइस Cl। ये सब क्या भैया आपके, ये सब आपके कौन से लवण हैं, क्षारीय लवण है। क्षारीय लवण में क्या होगा आपका, केवल यहाँ पे OH- आयन होता है, और अम्लीय में क्या होगा, H+ आयन होता है, और सरल में क्या होगा, दोनों H+ आयन और OH आयन दोनों प्राप्त होता है, उसे हम सरल लवण कहते हैं। अम्लीय में H+ आयन प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे, अम्लीय लवण कहेंगे। और क्षारीय में OH- आयन प्राप्त होता है इसलिए उसको हम क्षारीय लवण कहेंगे। और अगला 3 पार्ट इसका जो है अम्लों का वर्गीकरण का अगले वीडियो में हम बताएंगे। आज हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यदि आप हमारे चैनल पे नए होंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए भैया जय हिंद।